वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो अमित शाह आज उत्तराखंड में थे और उन्होंने इस बात पर इशारा किया कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस का हाथ जो है सड़क पर नमाजियों के साथ है, सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, हाईवे को जाम कर दिया जाता है और यहां तक कि नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी तक दी जाती है कांग्रेस शासित राज्यों में। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने लगा इस पर। इसीलिए आज सवाल देश का है में हमने बात की है कि क्या कांग्रेस का हाथ सड़क पर नमाजियों के साथ है और खुले में नमाज पर भारतीय जनता पार्टी का भी डबल स्टैंडर्ड क्यों है। यही समझने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी शाही है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं उन्हीं के पास चलूंगा। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही है कि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं और शाह साहब ने फिर यहाँ नमाज का मुद्दा गरमा दिया है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण करती है, खुले में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है और हाईवे जाम किए जाते हैं। शाही जी। जी देखिए सुनील जी। सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी, मैं सुन रहा था आपका, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट निर्देश है। उत्तर प्रदेश में हमने इसको शुरू किया था मेरठ और अलीगढ़ से। मेरठ और अलीगढ़ में पहले सड़कों पर नमाज बंद किया गया, उसके बाद पूरे प्रदेश में ये नमाज बंद की गई सड़कों पर। और शुक्रवार को जो छुट्टी होती थी वो छुट्टी का कोई मतलब नहीं है और सड़कों को घेर कर जो नमाज पढ़ी जाती थी, आम जनता को परेशानी होती थी, वो बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल जब गए हमारे चुनाव के समय में, वहां पर जो है नमाज की छूट थी लेकिन हनुमान चालीसा की छूट नहीं थी, तो वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया। पता नहीं वहां की सरकार को कब आएगा। आपने हरियाणा का जो बात किया, हरियाणा के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा में हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए हरियाणा में जो नमाज हो रही थी वहां पर अगर दूसरे दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल या कोई भी वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहा था, तो सरकार का पहला कर्तव्य होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। वहां पर अगर कोई उपद्रवी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसमें नहीं बांटते, कानून और न्याय की बात करते हैं सुनील जी। हमने उनको बंद करने का भी काम किया है और आने वाले दिनों में ये नियम जरूर तय किया जाएगा कि सड़क पर नमाज न हो। हमने किसी को प्रश्रय नहीं दिया वहां कि आज माननीय अमित शाह जी ने बोला सड़क पर नमाज करने वालों के लिए, हमने कोई प्रश्रय नहीं दिया। हमने वहां पर ये दिया कि अश्विनी जी, शायद आपके पास जानकारी नहीं है, मैं बता दूं आपको कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने 37 जगह चिन्हित करके रखी हुई है और पुलिस को साफ निर्देश है, पुलिस की बाइट है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से हमें निर्देश है कि पुलिस की सुरक्षा देनी है इन लोगों को कि ये नमाज अबाधित रूप से पढ़ सके और उसमें 15 जगहें सरकारी है, सरकारी प्रॉपर्टी है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिन्हित करी है और सुरक्षा भी दी जा रही है। सड़क नहीं है ना, सरकारी जगह है ना जी सुनील जी, सरकारी जगह है, सड़क नहीं है। मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने सड़क की बात की। अच्छा, तो मतलब खुले में नमाज पढ़ना आप समझते हैं कि जायज है, पढ़ने देना चाहिए? ये तो देखिए, इस्लाम को चलाने वाले खुद कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन खुद ये पढ़ते हैं ये लोग और कांग्रेस उसका समर्थन करती है हमेशा। वहां पर देखिए किस तरीके से प्रदीप जेलकर या क्या नाम था उनका, उन्होंने किस तरीके से समर्थन किया। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा फंडा क्लियर है। अब उनका इस्लाम अगर नहीं खतरे में आ रहा है तो सड़क पे खुले में पढ़े, सड़क पे नहीं पढ़ने दी जाएगी। सरकार ने उनको जमीन आवंटित किया कि भाई आप चलो यहाँ पर पढ़ो, पढ़ लो। जी नहीं, लेकिन अश्विनी जी आज आप जवाब बराबर नहीं दे रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई खुले में नमाज के हम विरोधी हैं, हमने उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज बंद कर दी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा का मामला अलग है वहां। तो चलिए आएंगे, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ और भी मेहमान हैं। अरविंद जय तिलक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, और दीपक राय जी है, राजनीतिक विश्लेषक। दीपक राय जी के पास मैं आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। दीपक जी, जिस तरह से आज अमित शाह ने एक बड़ी बात कर दी है, चुनाव से पहले उत्तराखंड में मामला भी गर्मा रहा है, उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं और ये मामला वहां गर्माते रहता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या वहां बढ़ रही है, संतों ने भी पहले आवाज उठाई है इस मामले को लेकर। तो मुझे लगता है यही चीज क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसी नस को पकड़ने की कोशिश की है नमाज का एक बयान देकर, और इस मामले को इस चुनाव के लिहाज से हम देखें? दीपक जी देखिए, आपने सही कहा, एक तरह से चुनावी बयान कहा जाए
भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि अब हम विकास की भी बात करेंगे और जो और इशूज है, देखिए विकास के मुद्दे में भी केवल आप जीत नहीं सकते। आज जो चुनावी माहौल है, चाहे आप राजनीतिक माहौल है, तो आपको कहीं न कहीं और चीजों का भी कारण लेना पड़ता है। अगर विपक्ष पे प्रहार करना है तो एक तो विकास का कहा है, दूसरी तो विपक्ष पे प्रहार करना है तो कोई ना कोई इनकी जो एक नस है वो पकड़ लेगी। तो आज इन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा, बोला कि कांग्रेस से जो है खुले सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी, उसके बाद छुट्टी करने की इजाजत दी। सवाल ये है कि आपके दिल्ली में भी होता है, अगर अमित शाह जी होगा बहुत कंसर्न उत्तराखंड में, तो आप दिल्ली में भी देखिए, हरियाणा में भी देखिए, हर जगह होती है। तो ये तो अगर कोई गृहमंत्री करता है तो आप पूरे देश की उसको देखिए ना, आप कानून लाइए। तो अगर चीज सड़क पर गलत है तो आप कानून लाइए, तो इसको तो रोकना चाहिए। लेकिन आप ये कहीं उत्तराखंड में क्यों ऐसा हो रहा है? ये चीज नहीं है, हर जगह ऐसी हो रही है। बीजेपी का जो प्रदेश है वहां भी हो रहा है, तो आप हर जगह रोकने की कोशिश कीजिए। तो मेरे हिसाब से चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। हमने भी इस बात को उठाया कि लाचारी कोई दूसरा दिखाए तो समझ में भी आता है, लेकिन देश के गृह मंत्री अगर ये कहे कि सड़क जाम थी और मैं गया, मेरा काफिला रुक गया, आपके हाथ में तो पावर है, सत्ता है, आप उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बयान देकर आप बचने की कोशिश करते तब सवाल उठता है। और इसलिए सवाल देश का है में आज हमने ये सवाल उठाया है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी बयानबाजी है, क्योंकि एक्शन आप ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको बैन कर सकते हैं। अरविंद जी भी मेरे साथ है, अरविंद जय तिलक जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद जी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा का मुद्दा हमारे सामने, वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उन्होंने वहां पर जमीन अलॉट कर रखी है खुले में नमाज के लिए, और उत्तराखंड जाकर शाह साहब कहते हैं कि नहीं भैया वहां तो सड़कें जाम कर देते हैं और कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, छुट्टी दे देती है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? अरविंद जी, शायद अरविंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आज बड़े लंबा वक्त लगा दिया इन्होंने जुड़ने के लिए, कहीं शायद व्यस्त थे संदीप जी आज। संदीप जी, कांग्रेस का हाथ जो है खुले में नमाजियों के साथ है। आपकी जहां सत्ता होती है वहां छुट्टी दे देते हैं आप नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए, और सड़कें जाम करा देते हैं। देश के गृह मंत्री तक का काफिला रोकना पड़ता है नमाज की वजह से, तुष्टीकरण करते हैं आप। देखिए, भाजपा के पास आज के तारीख में और कुछ बचा ही नहीं है जी। इनके पास जो सत्ता की कुंजी है, जिससे ये हरदम उसका ताला खोलते हैं, वो है सांप्रदायिकता। और ये जो है सांप्रदायिकता फैलाकर, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर, इन सब बातों को करके चुनाव हरदम जीतते रहे, उसी की कोशिश करते हैं। पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन चुनाव आते आते इनका एजेंडा सिर्फ एक ही चीज पर रह जाएगा, और रह जाता है वही चीज ये फिर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी ये कार्ड की हांडी एक बार चढ़ाई, आपने 2 बार भी चढ़ा ली, लेकिन बार बार नहीं चढ़ पाएगी। अब जनता इस चीज को समझ रही है। और ये आप देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, किस तरीके से जो है उसने चाहे ओवैसी जी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों लोगों को एक तरह से रिजेक्ट किया। ये रिजेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा के मित्र कहेंगे कि वहाँ हमें सीटें बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, बढ़ गई सीटें आपकी, लेकिन आप जिस तरीके से दावा कर रहे थे या लोगों को लग रहा था कि आप जो है पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आप 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। तो ये चीजें जो है लॉन्ग टर्म नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के लिए आप उपयोग कर लेते हैं। और दूसरी बात, अमित शाह देखिए कितने बेचारे असहाय आदमी है, बहुत ही असहाय व्यक्ति है। इनके साथ मुझे पूरी संवेदना है अमित शाह जी के साथ। इनके पास न बेचारे के पास कुछ ताकत है, न पावर है, बेचारा लड़ना चाहता है लेकिन लड़ नहीं पा रहा है। और बात करता है कि जो है हमें दूरबीन से ढूंढता है, और बाहुबली उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आते हैं, और वही मंच में बगल में बाहुबली बगल में बैठा रहता है, वो उनको नहीं दिखाई पड़ता है, जिसको दूरबीन और उसको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आग तिरछी करने की जरूरत है, वो दिख जाए। तो ये इस तरीके से आप समझिए कि भाजपा जो चाल चरित्र चेहरा जो राजनीति का होना चाहिए उसको बदलने का 2014 के पहले से प्रयास करती रही है, और काफी कुछ उसने बदल डाला है। लेकिन हम इनको फिर वही उसी पर घसीट कर लेके आते हैं, लाएंगे। आप भी सहयोग करेंगे, पूर्ण विश्वास है कि राजनीति में
आपके काम के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, आपके सोच के आधार पर किस तरीके से आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं संदीप जी ये बात सही है। देखिए संदीप जी, आपने जो बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक दल विशेष की बात करती है, एक हिंदुओं की बात करती है और तुष्टीकरण नहीं करती है जैसे आपने कहा, लेकिन आपकी पार्टी की जो छवि बन गई है ये है तो भारतीय जनता पार्टी इसी का तो फायदा उठा रही है। अब देखिए राहुल गांधी जी त्रिपुरा पर कोई मामला नहीं, उस पर ट्वीट कर रहे हैं, बाकी राहुल गांधी जी को कुछ मिलता नहीं, त्रिपुरा को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया, अब ट्विटर पर उनको ही लताड़ पड़ रही है कि बताइए, वो कह रहे हमारे भाइयों को वहां मारा जा रहा है। तो आप भी तो एक ही तरह की बात करते हैं ना, तो इसलिए मौका मिलता है गृह मंत्री साहब को और उसी को भुना लेते हैं। जी मैं जवाब दे देता हूँ। भाजपा का कोई मित्र है हमारे साथ में? एक सवाल था। नहीं बिल्कुल है, वो पहले जवाब दे दीजिए, शाही साहब है वो जवाब देंगे, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी देखिए, अभी आपने कहा कि राहुल जी को और कुछ मिलता नहीं है, कम से कम आप समझिए या गर्व की बात है कि जो सब कोई देख रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, और कोई आवाज से इस डर से नहीं उठा रहा है कि उसके ऊपर एक टैग बन जाएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, सब जानते हैं, लेकिन नफा नुकसान से ऊपर उठकर भारत देश की छवि को बचाने के लिए और अपने ही देश में अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे आता है तो वो राहुल गांधी है। इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए, ना कि मुझे नहीं लगता है कि जो है इसके लिए उन्हें अपमानित किया जाना चाहिए या उन पर नहीं अपमानित कोई नहीं कर रहा सर। बेसिकली त्रिपाठी जी दिक्कत यह है ना कि राहुल जी सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, यही बात अगर वो हिंदुओं के लिए भी करे तो समझ में आती है। अगर कोई एक मुसलमान भी मारा जाता है, अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, कैसे राहुल गांधी प्रियंका जी चले जाते हैं, मार्च करते हैं आप लोग, और कोई अगर कहीं हिंदू के साथ कुछ अत्याचार होता है, कोई साधु मारा जाता है कहीं पर, तो आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आपका, उस पर सवाल, और यहीं से मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए ये इसीलिए मैंने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता है? जी शाही जी है हमारे साथ। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई होगा, इसलिए जरूरत पूरी हो जाती है। खैर, आपको ये बताइए, लखीमपुर में जो घटना हुई थी वो कौन से मुस्लिम थे? हाथरस में जो घटना थी कौन से मुस्लिम थे? आप बताइए, उमा में जो घटना हुई थी कौन से जो है मुस्लिम थे? कोराव में जो घटना हुई वो कौन से मुस्लिम थे? आप बताइए मुझे, जो है आपके अभी तात्कालिक घटना आगरा में जो घटना हुई वो कौन से मुस्लिम थे? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? नहीं उसमें भी आप देखते हैं ना, दलित है नहीं है, दलित है तो जाएंगे उसका दलित बताएंगे और एक दलित पर चुप्पी साध लेते हैं। अपनी कहेंगे तो फिर आप अकेले बोला करिए, हम मित्रों को परेशान कर देते हैं। सुन लीजिए ना, भट्टा परसौल में जब किसान भूमि ब्याह बिल के लिए जो है कानून आता है, राहुल जी जो है उसके लिए पैदल चलते हैं और उसके लिए अपनी सरकार में अंतर पर बैठते हैं, तो वो कौन से मुस्लिम थे? देखिए, ये आप कोई परसेप्शन क्रिएट करे, भाजपा करे तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर मीडिया करे तब समझ में आता है कि क्या है। जनता समझ गई होगी क्या है, पब्लिक समझ गई होगी, जो देख रहे होंगे क्या है कि एंकर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा होगा, चैनल क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इजाजत हो तो जवाब दे दूं। जी शाही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं शाही जी आप ही को मौका दे रहा हूं, लेकिन संदीप जी को थोड़ा ठीक कर दूं। संदीप जी आप थोड़ा चश्मा अपना बदल लीजिए। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल देश का है उठाया है, और आप कह रहे हैं कि चैनल क्या कर रहा है, एंकर क्या कर रहा है, तो चश्मा थोड़ा ठीक कर लीजिए। आप जब तक अपना चश्मा ठीक नहीं करेंगे, आप कांग्रेस के साथ दिक्कत यही रहेगी। आज हम बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, और आपको लग रहा है कि हम कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चश्मा ठीक करने की जरूरत है संदीप जी। खैर, शाही जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जी शाही जी, बड़े भाई हैं जी शाही जी जवाब देना चाह रहे हैं आपका। जी ना मैंने किसी का नाम लिया, ना मैंने किसी को कहा। आपको इतना अगर बुरा लग रहा है तो फिर उसके लिए एक मसला बना हुआ पूर्व ने बना रखा है, उसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। हमने आपको कुछ कहा ही नहीं है जी। कोई आप क्लिप उठाकर देख लीजिए, मेरी बात उठाकर देख लीजिए। मैं एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि जो आज परसेप्शन चल रहा है। यही तो दिक्कत है सर कि कांग्रेस कुछ कहती नहीं है लेकिन लोग समझ जाते हैं। सर आप कुछ कहते नहीं, राहुल जी भी कुछ कहते नहीं, लेकिन लोग समझ जाते हैं और फिर उसका जो परिणाम है आपको बाद में भुगतना पड़ता है। शाही जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जी यही राहुल जी तो आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं शाही जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी जी बोलिए शाही जी। संदीप जी को मैं सुन रहा था। संदीप जी ने आते ही भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया, और राहुल जी के अल्पसंख्यकों के बयान पर एक वो किया कि कुछ नहीं होना चाहिए। संदीप भाई,
जम्मू कश्मीर में आपको अल्पसंख्यक नहीं दिखते हैं क्या? अल्पसंख्यक केवल आपको पूरे देश में जो कि इस समय बहुसंख्यक हो चुके हैं, जो जिसकी 20% से ऊपर की आबादी है वो बहुसंख्यक हैं, उनसे तो अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। ये मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि छीन लेना चाहिए। कहने का मतलब मेरा है कि आप इस तरीके की बात न करें। दूसरा, कांग्रेस क्या करती है उसका जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस करे तो सेकुलर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने नमाज का विरोध कर दिया, आप लोगों ने खुले में नमाज का समर्थन किया। आपके शशि थरूर जी ने 2019 में बहुसंख्यक भारतीय जनता पार्टी भारत के जो है लोगों को जानते हैं क्या कहा था कि 19 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। कहीं बना? हिंदू पाकिस्तान का मतलब क्या होता है भाई? ये बयान आपके लोगों के आते हैं। और सुनिए, आपके एक अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में जानते हैं क्या कहा था कि वहां पर जो औरतों का खतना होता है उस खतने का विरोध किया था। और इसी हिंदुस्तान में बाल गंगाधर तिलक ने बाल विवाह का विरोध करते हुए जो है हिंदुस्तान में किस तरीके से जौहर का विरोध किया गया था। उन सब चीजों को भी ध्यान दीजिए ना। सांप्रदायिक और उसमें सेकुलर आप बनते रहते हैं। अरे कांग्रेस क्या करे? सांप्रदायिकता क्या सिखाएगी? जिसके समय में सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, वो कांग्रेस क्या सिखाएगी? आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो शरीयत कोर्ट का, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बस शरीयत कोर्ट हर जिले में बनाने के लिए कहा था। तो आपके कांग्रेस ने कहा था कि हाँ बनना चाहिए, समर्थन किया था। आप शरिया कोर्ट यहां बनवाएंगे हिंदुस्तान में और सांप्रदायिक कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? अरे अपने पहले आईना देखिए फिर दूसरे को दिखाइए संदीप जी, ऐसे नहीं होता है। आप लोगों की जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश और भारत में, पंजाब आपका चला गया है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, राजस्थान जो स्थिति है, देश से आप लोग गायब हो रहे हैं। और यही सब कारण है जो आपके नेता लोग एक अध्यक्ष 2 साल से नहीं खोज पा रहे हैं। वो कांग्रेस क्या बात करेगी सांप्रदायिकता पर? हम करें तो ठीक है, हम सांप्रदायिकता की बात जी संदीप जी जवाब दे रहे हैं। विश्वास की बात करते हैं। जी बोलिए। सांप्रदायिक है कि धर्मनिरपेक्ष है? आप बताइए। आपने सांप्रदायिक आप लोगों ने कहा सेकुलर कहते हैं। नहीं सेकुलर कहते हैं। सेकुलर कब जोड़ा गया? संविधान में सेकुलर कब जोड़ा गया? ये आप लोगों ने जोड़े, इंदिरा जी ने जोड़ दिया। आप सुन लीजिए, आपने सांप्रदायिक क्यों कहा भाई? आपने हमेशा सांप्रदायिक कहा, भारतीय जनता पार्टी को अभी कहा आपने, और उसके बाद आप धर्मनिरपेक्षता और उसकी क्या कहते हैं सेकुलरिज्म की परिभाषा पढ़ाने लगे हमको। पूछ रहा हूँ है नहीं? अरे वो आपने हमको हमारे ऊपर लगाया तो मैंने आपको बताया, तो आप हमारे ऊपर सवाल क्यों कर रहे हैं? आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सरिया कोर्ट का समर्थन किया कि नहीं किया? आपके खतने का जो है समर्थन किया कि नहीं किया उन्होंने महिलाओं के? आप बताइए। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर और कम्युनल में मत बांटिए देश को। देश को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में रहने दीजिए। अरे सुनिए, आपको सांप्रदायिक में कहे तो और क्या कहे? आपको मैं कह रहा हूँ कि आप सांप्रदायिक नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, तो आप कह दीजिए कि हम धर्मनिरपेक्ष है। कहिए तो सही, कहे कर रहे हैं आपने? अब सुन लीजिए, जब मैंने आपको कहा, मैं पूछ रहा हूँ आपने सरिया कोर्ट का समर्थन किया? आपके नेता ने किया? चलिए त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। चलिए वो मान रहे वो नहीं है, वो सांप्रदायिक है, चलिए मान लिया उन्होंने। आप बताइए, अब आगे बोलिए। आप सेक्युलर हैं, चलिए आप अपनी बात रखिए। जी जी अभी बात चल रही है जिस पर हम डिबेट के लिए बैठे हैं, अमित शाह के एक बयान पर जिसमें छुट्टी लेने की बात कही। आप बताइए, आप तो इतने निकम्मे नकारे लोग हैं कि ब्राह्मणों के आदर्श देवता, आदर्श भगवान परशुराम की छुट्टी होती थी, उसको खत्म कर दिया और भगवान परशुराम को कहते हैं कि वो महापुरुष है। सर्व करिए, आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है वो, और आप उनको कहते हैं कि वो महापुरुष है। उनका ज्ञान पढ़ के आए, उनका किरण लगा के बैठते हो आप, उनका सीखते हो। आपको ये नहीं पता है कि परशुराम भगवान थे कि देवता है, और आप हमें ज्ञान नहीं होती भाई उत्तर प्रदेश में। प्रभु आप सुनिए, आपको बता रहा हूँ, आपका हिंदुत्व बता रहा हूँ, सुनिए। जी बोलिए। आप हिंदुत्व एक लाइन जोड़ रहा हूँ कि महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी रद्द हो गई। देखिए, देख लीजिए,
देखिए भाई, आप सुनना पड़ेगा ना, आप इतनी देर से बोल रहे तो सुनिए ना। नहीं आप बोले, आप एक लाइन जोड़ा था मैंने। चलिए चलिए अपनी अपनी बारी में बोलिए त्रिपाठी जी, फिर शाही जी को मैं मौका दूंगा। मैं आपका सुन नहीं पाया, जरा फिर से बोल दीजिए जी। मैंने कहा कि भगवान परशुराम की छुट्टी अगर रद्द की गई तो महाराणा प्रताप की जयंती की भी छुट्टी रद्द की गई उत्तर प्रदेश में। कहा आप हैं? चुप करो, बेशर्म आदमी, मैं कह रहा हूँ फालतू के नहीं, फालतू की छुट्टियां आपने सरकार ने दी हुई थी। छुट्टियां क्यों? महापुरुषों के जन्मोत्सव को मनाया जाए सभी संस्थानों में। तुमको भारत की संस्कृति का पता नहीं है, सनातन धर्म का पता नहीं है, सब बदमाश कहीं का। इसीलिए कहते हैं कि ढोंगी होते हैं, सनातनी होते हैं। कायदे से बात करिए पंडित जी, कायदे से संदीप जी, बहस में इस तरह की भाषा नहीं। बुरा लग गया, देखिए बुरा लग गया, किस तरीके से बुरा लग गया? आपके सामने इस तरीके की बात की जा रही है, आप बताइए किस तरीके से बुरा लग गया? दर्द हो रहा, टोटी चोर वाली पार्टी ऐसे बोलती है। परशुराम की तुलना होगी? अरे टोटी लेके हम थोड़े दिखा रहे थे, आप एक अध्यक्ष टोटी दिखा रहे थे। टोटी चोर पार्टी यही है। मेरे वो भगवान है, आप ऐसी बात मत करिए। अरे भाई, तो आपके भगवान होंगे तो आप भगवान हैं, तो फिर नीरज मिश्रा की हत्या क्यों हो गई सुनिए आपके सरकार में, कन्नौज में? सुन लीजिए, वो भी ब्राह्मण था, जो हो गई भाई? सनातन धर्म कहता है, सुनिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई, नीरज मिश्रा की हत्या क्यों हुई बताइए ना, आप भटकाइए मत, जवाब दीजिए कांग्रेस के तुष्टीकरण का। प्रभु हमको पहले बता दीजिए कि अभी आपने कहा कि परशुराम और महाराणा जी की जयंती भी कैंसिल हो गई। आप बताइए, महाराणा जी और परशुराम जी में फर्क ही नहीं है, वो बिल्कुल बेशक महापुरुष थे, महान योद्धा थे। देखिए एक तो सुनिए संदीप जी सुनिए, चलिए मैं बीजेपी और कांग्रेस से कहूंगा कि मुद्दे पे आए त्रिपाठी जी और शाही जी, हम मुद्दे पे आए। बहुत आपस में हम जो मुद्दे हैं बात करेंगे आपस में। हमारे साथ बाकी और भी मेहमान हैं, अरविंद जय तिलक जी, उनका मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, वो जुड़ गए हमारे साथ। मैं आ रहा हूं, दोनों मेहमान के पास आ रहा हूं, त्रिपाठी जी और शाही जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूं। जय तिलक जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। जय तिलक जी, जो मुद्दा आज हमने उठाया है, खुले में नमाज निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है, कई लोगों को परेशानी होती है, सड़कें जाम होती है और इसका विरोध भी जगह जगह पर होता रहता है। और कहा जाता है कि धार्मिक स्थल जो है वो प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए वो धार्मिक स्थल है, वहीं पर होना चाहिए। अगर सार्वजनिक स्थलों पर होगी तो समस्याएं होगी लोगों को और उसका विरोध भी होता है। लेकिन देश के गृह मंत्री अगर उत्तराखंड में जाकर ये कहे कि मेरा भी काफिला रोका गया था, सरकारें छुट्टी देती है, लेकिन वही हरियाणा में हम देखें तो वहीं पर सरकारी जगहों पर नमाज पढ़ने की छूट दे जाए, तो इस डबल स्टैंडर्ड पर हम सवाल उठा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो शाह साहब ने आज बयान दिया, इसके क्या मायने निकाले जाए? चुनाव होना है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है, या वाकई में अगर खुले में जो नमाज है वो समस्या है तो उस पर बैन लगाना चाहिए? उसका पावर तो उनके पास है। बिल्कुल सुनील जी, आप सही कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट आवाज क्योंकि स्टूडियो से नहीं आ रही है, मैं सारे सवाल को समझ नहीं पाया, लेकिन जो सवाल है उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है और जो मौजूदा जो तस्वीर है, कहा जाता है कि राजनीति जो है मौके की मोहताज होती है। अब क्योंकि चुनावी परिदृश्य है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो जो जहां जिसको सूट करता है वही उन मुद्दों को उठाता है। तो अमित शाह जी के इस जो उन्होंने जो आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं जो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लेकिन एक जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, देखिए ये जो तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति है सुनील जी, ये उसके डीएनए में है। देखिए जब 1958 में जब न्यायपालिका का पुनर्गठन हो रहा था तो उस समय एच.जे. कानिया फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और माना जा रहा था कि नई नवेली न्यायपालिका का जो है अगुवाई वही करेंगे। लेकिन नेहरू जी जो है पूरी तरह से विरोध कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जस्टिस बशीर अहमद को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। दरअसल वो कहना यह चाह रहे थे कि किसी मुसलमान को नहीं बनाया जाएगा मुख्य न्यायाधीश, तो यह गलत संदेश जाएगा। आपको याद होगा सुनील जी की 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हारी तो ए.के. एंटोनी समिति बनी थी, तो उसने सीधे रिपोर्ट में ए.के. एंटोनी ने कहा कि कांग्रेस को जो है उसका मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी छवि ले डूबी। तो ये कांग्रेस की नियत रही है। आपने देखा कि हज में अनुदान देने की शुरुआत नेहरू जी की है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट है। तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण की है उसी का आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हरियाणा में जो है नमाज जो है सड़कों पर पढ़ा जाता है, वहाँ पे जो मौजूदा सरकार है उसको कोई आपत्ति नहीं है, और उत्तराखंड में अगर इस तरह के बवाल होते हैं या झारखंड में जो है नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में कमरा दिया जाता है तो भाजपा को आपत्ति होती, तो कहीं ना कहीं जो अवसरवाद जो राजनीति में है ये इसी को कुल मिलाकर के रेखांकित और उद्घाटित करता है। तो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की जो एक पार्टी के तौर पे अपने आप को
फ्रेम में फिट कर ली है और कहीं ना कहीं जो है उसको इसमें जो है पूरी तरह से आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो इस मसले को जो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी और दूसरी ओर कांग्रेस जो बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर है। जी अरविंद जी, चलिए वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे कि जो अरविंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि कांग्रेस के डीएनए में तुष्टीकरण घुसा हुआ है। शुरू से अगर हम उनका देखें, जो उनके फैसले रहे उसी ने उनको एक ऐसी पार्टी बना दी जिस पर एक लेबल लग गया कि ये मुसलमानों की पार्टी है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर इतना बड़ा बहुमत हासिल किया और एक अपने आप को एक हिंदुओं की पार्टी के तौर पर स्थापित किया। लेकिन अभी जो फैसले कुछ लिए जा रहे हैं या कुछ बयानबाजी आ रही है, उसी पार्टी पर अब सवाल उठने लगे कि अगर आप हिंदुओं की पार्टी है, अगर हिंदुओं के साथ हित की बात करते तो आप सिर्फ बयानबाजी क्यों करते, एक्शन में भी वो दिखना चाहिए। सवाल देश का जारी है ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।